मानव शरीर जिसे ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को देख लेने के बाद एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। साथियों, इस टॉपिक का ये पार्ट 1 है। अगले पार्ट में इस टॉपिक को पूरा कवर करा दिया जाएगा। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, और हाँ एक बात और साथियों, इस टॉपिक में, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी ऑनलाइनर हैं, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। जी हाँ साथियों, किस पोषक तत्व की कमी से हमारा जो शारीरिक वृद्धि है वो धीमा हो जाता है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध होता है। ठीक। अब अगला प्रश्न है कि प्रोटीन एवं वसा की प्रचुरता किस पदार्थ में होती है? यानी प्रोटीन एवं वसा जो है दोनों किस खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो मूंगफली में। ये देखिए यहाँ नोट्स है, नोट में लिखा हुआ है कि शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा जो है शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। बहुत VVI है, ध्यान रखिएगा कि शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा जो होती है शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस तत्व से होता है? जी हाँ, शरीर में जो टिश्यू होते हैं वह किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। यानी ऊतक का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? बहुत ही VVI प्रश्न साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। यानी विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? यानी प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? जी हाँ साथियों, तो प्रोटीन की दैनिक मात्रा जो होती है एक सामान्य महिला के लिए लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 45 ग्राम। देखिए ये नोट है कि स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो माँ या जो औरतें स्तनपान कराती है उन्हें प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, या उनको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा कि लार किसके पाचन में सहयोग करता है? यानी लार को कौन पचाता है? तो लार को स्टार्च पचाता है। अगला प्रश्न है कि अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ये क्वेश्चन साथियों आ चुका है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। इसका उत्तर हो जाएगा ओमेगा 3 वसीय अम्ल। यानी ओमेगा 3 वसीय अम्ल जो है वो अलसी या तीसी का प्रचुर स्रोत होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? जी हाँ, तो पाचन की जो अधिकांश क्रिया होती है वो छोटी आंत में शुरू होती है। वैसे साथियों पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है और फाइनली जाके छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण रूप से पाचन होता है, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? देखिए मछली जो है सुपाच्य इसलिए होती है कि उनमें बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति होता है। जी हाँ, बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो दूध जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। एक बात और साथियों, इस पूरे वीडियो का PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हाँ वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा क्योंकि PDF का पासवर्ड मैं वीडियो के बीच में ही बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। अगला प्रश्न है, अगला नोट्स है, देखिए इस टॉपिक को हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करते चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। फास्फोरस शरीर में अम्लीय एवं क्षारीय के मध्य संतुलन बनाए रखता है। देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि हमारे शरीर में फास्फोरस का काम क्या होता है? तो जो हमारे शरीर में फास्फोरस होता है उसका काम है कि एसिडिटी और एल्कानिटी यानी अम्लीय और क्षारीयता के मध्य बैलेंस को बनाए रखना।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? जी हाँ, पालक के पत्तों में लोहे की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा रेनिन। रेनिन जो होता है दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। इस टॉपिक जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी सिलेक्टेड या किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? जी हाँ, तो यकृत में। विटामिन ए जो है किसमें भंडारित होता है? तो यकृत में भंडारित होता है। अगला प्रश्न है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो 80% पदार्थ जो होता है वो प्रोटीन होता है। किसी भी जीवित प्राणी के शरीर का जो 80% पदार्थ होता है वो प्रोटीन ही होता है। अगले प्रश्न है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? जी हाँ, हृदय रोग के लिए जो हार्ट डिजीज से ग्रसित होते हैं उन्हें सेब का सेवन की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम का स्रोत होने के कारण, और हार्ट के लिए पोटेशियम जो है बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए हृदय रोगियों के लिए सेब का सेवन कराया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। जी हाँ, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम भी शामिल होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो है वो सोयाबीन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अगला प्रश्न है कि एल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो जो एल्फा क्रोटीन है वो त्वचा में पाया जाता है, यानी त्वचा में एल्फा क्रोटीन नामक एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में जो है ग्लूटीन, कौन सा प्रोटीन? ध्यान रखिएगा, ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक नोट देख लेते हैं कि गाय का दूध जो होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। यानी अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि गाय के दूध का हल्का पीले रंग होने का कारण क्या है, तो उनका हल्का पीले रंग होने का कारण है कैरोटीन की उपस्थिति, उनके दूध में कैरोटीन की उपस्थिति का होना। हमारा अगला प्रश्न है कि दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन के कारण। दूध जो सफ़ेद होता है वो कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंवला। या इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि विटामिन सी का प्रचुर स्रोत क्या होता है, या आंवला किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन सी। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य की किरणें। अगला प्रश्न है किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? देखिए साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा तीनों में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, इसलिए ध्यान रखिएगा। और हाँ, एसएससी में भी आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा कि किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो विटामिन D1, विटामिन D3, ये दो ऐसे विटामिन हैं जिनका निर्माण जो है हमारे शरीर में ही होता है। अगला प्रश्न है ये कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? साथियों, यदि आप कोई स्वप्न देखते हैं, कोई सपना देखते हैं, तो उसको अधिक समय तक याद रखने में सहायक कौन होता है? तो विटामिन B6। विटामिन B6 से आपके किसी स्वप्न को अधिक समय तक याद रखने में सहायक होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सब्जियों से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? तो सब्जियों से हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है? देखिए, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है, यानी आप 1 गिलास पानी पीजिए, 10 गिलास पानी पीजिए, आपको 0 कैलोरी ही मिलेगी। अगला प्रश्न है हमारा कि बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? जी हाँ, बासमती चावल के दाने जो है पकने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो दूध में लैक्टोज नामक सैकेराइड उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? वीवीआई क्वेश्चन है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्विकम। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि
हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, किसके संश्लेषण में विटामिन डी के की विशेष भूमिका होती है? साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए, विटामिन के जो है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक होता है या उसकी विशेष भूमिका होती है। किसके? प्रोथ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है कि पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन जो है किस रूप में होता है? तो पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन है, देखिए, पौधों में स्टार्च के रूप में होता है और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आपको ध्यान देना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कार्बोहाइड्रेट का संचयन पौधे और जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होता है, पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, विटामिन क्या होते हैं? देखिए, विटामिन जो होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। ये विटामिन जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं और विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कैसिमर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? देखिए, कैसिमर फंक यह विटामिन की खोज की थी इन्होंने। इनका नाम है फंक या कहीं कहीं पूरा नाम मिलता है कैसिमर फंक। इन्होंने विटामिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? देखिए, विटामिन ए से संबंधित जो हैं कार्ड यकृत तेल होता है, ठीक है, और आपका हो जाएगा शकरकंद या शकरकंद इसको बोलेंगे, गाजर, पालक आदि। इसमें सभी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नोट देख लेते हैं कि मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कार्निया व त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो उससे क्या क्या रोग होंगे? रतौंधी होगा, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी होगी, कार्निया व त्वचा संबंधी रोग होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? साइनोकोबालैमिन। क्या है साथियों? साइनोकोबालैमिन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसी भी घाव को भरने में या ठीक करने में विटामिन सी की अहम भूमिका होती है। अगला प्रश्न है कि किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? VVI है, रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो किलोसिस नामक जो रोग है वो विटामिन B12 की कमी से होती है। याद रखिएगा, किसकी कमी से? विटामिन B12। अगला प्रश्न है कि थायमिन किसका रासायनिक रूप है? यानी किस विटामिन का रासायनिक रूप जो है थायमिन है? तो विटामिन B1। विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन B एवं विटामिन C ये दोनों जो विटामिन हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग जो है क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा यानी जिसको पोलियो बोलते हैं और स्कर्वी, देखिए, पेलाग्रा जो होता है विटामिन B की कमी से और स्कर्वी जो होता है विटामिन C की कमी से। ध्यान रखिएगा, ये पेलाग्रा वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आपके एग्जाम आगामी आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए, पेलाग्रा जो है विटामिन B की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। VVI क्वेश्चन क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है हमारा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। रिकेटस नामक बीमारी जो है हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होती है। देखिए, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। यानी अगर हमारा कहीं शरीर में कट फट जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो जो ब्लीडिंग होती है उसको बंद करने में, उसको थक्का जमाने में विटामिन के की अहम भूमिका होती है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और जनन क्षमता कम हो जाती है? बहुत VVI प्रश्न है ये साथियों। स्कर्विक अम्ल की कमी से। किसकी कमी से?
स्कर्विक अम्ल की कमी से हमारे शरीर की जो है प्रतिरक्षा प्रणाली यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता और जो जनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो संक्रमण रोधी विटामिन ए को कहते हैं, यानी विटामिन ए जो है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो देखिए कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके हाल फिलहाल जो अभी रेलेवेंट NTPC के एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर में और ग्रुप डी में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। तो अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन B। कौन सा होता है? विटामिन B1, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? थायमिन बोलते हैं, यानी विटामिन B1। 1 छूट गया है, हम लिख दे रहे हैं विटामिन B1। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट है हमारा कि भोजन में रेशो का महत्व है। देखिए भोजन में रेशो का महत्व क्या होता है? अगर हम रेशे युक्त भोजन करते हैं तो शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए कि भोजन में रेशो की अधिकता जो है पाचन क्रिया में सहायक होती है। यदि मेरे भोजन में रेशेदार भोजन हम करते हैं और रेशे की मात्रा अधिक है तो वो हमारे पाचन क्रिया में सहायक होती है, पाचन क्रिया को बूस्ट करती है ये। अगला पॉइंट देखते हैं कि रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में रेशों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। जी हाँ, रेशे युक्त भोजन में क्या होती है? ग्लूकोज कम पाया जाता है, जिससे आंत में जो ट्यूमर बनता है उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? जी हाँ, पथरी को बनने से कौन रोकता है? तो मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। अभी हमने ऊपर पढ़ा विटामिन ए जो है शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। अगला प्रश्न है किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? सही आंसर होगा वसा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आ जाए ग्लूकोज, तो इस वसा और ग्लूकोज में बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा, यानी वसा से सर्वाधिक ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से किडनीज यानी मंदबुद्धि बौनापन रोग होता है? देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो आयोडीन की कमी से मंदबुद्धि एवं बौनापन होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है कि एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों को किस अनुपात में होने चाहिए? देखिए हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनका अनुपात क्या होना चाहिए? तो 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट, इसी अनुपात में हमारे शरीर में पोषक तत्वों को होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है? तो आंवला। आंवला में स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है, क्योंकि स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी कारण होता है और आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? देखिए पादप में जो है जाइलम के द्वारा क्या होता है कि जो जड़ों से जल है ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न है कि एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश। अगर हम कहीं बीज बोते हैं, अगर उसको पर्याप्त प्रकाश न मिले तो भी वो अंकुरित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रक्रिया में सहायक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है लाल प्रकाश में सहायक होती है। किस में सहायक होती है? लाल प्रकाश में, यानी लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विनाइट्रीकरण, यानी जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है। साथियों अगर आपको हमारी कंटेंट और मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। हमारा अगला प्रश्न है कि वृद्धि रोधक रूप में कार्य करते हैं। देखिए वृद्धि रोधक रूप में कौन कार्य करते हैं? एब्सिसिक अम्ल व
इथाइनिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल और इथाइनिक अम्ल जो होते हैं ये पौधों को वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं, यानी इनकी अधिकता से पौधों का विकास रुक जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि पुष्पित पौधों को बीज किसके बने होते हैं? तो वो पुष्पित पौधे के बीज होते हैं भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न हमारा कि यदि हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो क्यों मर जाता है? तो देखिए परासरण प्रघात के कारण। परासरण प्रघात के कारण जो होते हैं केचुए या जोंक होता है, यदि इस पर नमक डाल दें तो मर जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्राप्त करती है? तो मटर। साथियों, इस वीडियो में मानव शरीर के टॉपिक में हमने जो पौधों से संबंधित थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन हमने 10-12 क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि वो भी साथ में कवर हो जाए। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं होते हैं? तो सोडियम। सोडियम जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है? देखिए वर्मी कंपोस्ट जो है कार्बनिक जैव उर्वरक होता है, एक प्रकार का क्या होता है? कार्बनिक जैव उर्वरक है। अगला प्रश्न है कि किस पौधों को औषधिक भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? तो आंवला को। भाई आंवला को, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो प्रोटोजाइलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए कॉफ़ी जो है पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? तो कॉफ़ी जो है पौधों के बीज से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बीज से। अफीम जो है पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम जो है किससे प्राप्त किया जाता है? फूल से प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि रेशम कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो थायोबैसिलस डिनाइडिफिकेशन। वीवीआई क्वेश्चन है, यानी भूमि की उर्वरता को घटाने वाला ये जीवाणु होता है। अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन होता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? ये क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हुआ है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो टेरिडोफाइटस इसका सही उत्तर हो जाएगा टेरिडोफाइटस में। अगला प्रश्न है कि अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जी हाँ, तो इन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद को जिम्नोस्पर्म हम लोग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? तो बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को स्तंभन मूल कहते हैं। यह भी ग्रुप डी में रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। साथियों, इस वीडियो में हमने सभी रिपीटेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं या जिनके एग्जाम में पूरी आने की संभावना है, इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि परजीवी पौधे अपने पोषण से किस अंग द्वारा भोजन का शोषण करते हैं? किसके द्वारा? चुस्कांग द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री पौधों में। यह भी क्वेश्चन बहुत बार ग्रुप डी में रिपीट हुआ है। ठीक, द्विबीजपत्री पौधों में पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि नागफनी की पत्तियों में किसका रूपांतरित होता है? देखिए, जो नागफनी में जो पत्तियां है वो किस में बदल जाती है? तो कांटों में। जी हाँ, कांट जो होता है नागफनी का वो आगे चल के, पत्ती जो होता है आगे चल के कांट का रूप ले लेता है। हमारा अगला प्रश्न है गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तो ये हो जाएगा तंतुमय जड़। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़ें पाई जाती है। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो रेशेदार जड़ तंत्र जो होता है एक बीजपत्रीय पौधों में पाया जाता है। किसमें? एक बीजपत्रीय पौधों में। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो एकेसिया। कौन सा? एकेसिया पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
सही उत्तर होगा बाह दलपूंछ एवं दलपूंछ। प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? तो तना का। प्याज जो है तना का परिवर्तित रूप होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कुछ खनिज के बारे में बात कर लेते हैं। जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पाया जाता है और उनका क्या क्या उपयोग होता है, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट की सहायता से देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है पॉइंट है। देखिए हम बात करते हैं सर्वप्रथम कैल्शियम के बारे में। देखिए कैल्शियम का कार्य क्या है? दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर का स्कंदन जिसको ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है, तंत्रिकाओं एवं पेशियों का कार्य, ये सभी काम जो होता है कैल्शियम का होता है। वहीं अगर बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस के उपयोग जो है दांत एवं हड्डियों की रचना करने में, अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखने में, एटीपी और डीएनए के निर्माण में, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें गंधक की, तो गंधक का उपयोग क्या है? अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन के घटकों का हमारे शरीर में ये निर्माण करता है। कौन? तो गंधक। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो अम्ल क्षार का संतुलन बनाता है, जल का संतुलन बनाता है, तंत्रिकाओं की कार्यकी करता है। यानी पोटेशियम जो है हमारे शरीर में अम्ल जल का संतुलन और जल का अम्ल क्षार का संतुलन, जल का संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्यविधि को सही करता है। वहीं अगर बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का हमारे शरीर में कार्य क्या है कि जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन, यानी हमारे आमाशय से जो जठर रस का स्राव होता है उसको अम्ल क्षार में संतुलित करता है। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम जो होता है हमारे शरीर में, ये भी इसका काम क्या है? अम्ल क्षार का संतुलन, जल का संतुलन एवं तंत्रिकाओं के कार्य की। अगर बात करें वहीं मैग्नीशियम की, तो हमारे शरीर में मैग्नीशियम का कार्य क्या क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपचयी क्रियाओं के एंजाइमों को का सहघटक। ठीक। अगर बात करें अगले प्रश्न देखते हैं कि मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मानव भ्रूण में जो हृदय का स्पंदन होता है, यानी जो हृदय हमारा धड़कना जो है वो विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में चालू कर देता है। ठीक है। अगले प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? जी हाँ, मनुष्य के खोपड़ी में 29 अस्थियाँ होती हैं और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है कई प्रकार के एग्जामों में बहुत बार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो कहाँ होता है? कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में। अगला प्रश्न है हमारा कि वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती हैं। देखिए नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून का मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। जी हाँ, हमें नाखून काटने पर दर्द इसलिए नहीं होता है कि नाखून जो है मृत कोशिकाओं से बना होता है जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंतवल्क। दंतवल्क जो है हमारे शरीर का सबसे हार्ड या सबसे कठिन या सबसे कड़ा भाग होता है जिसे एनामेल बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का कार्य क्या है? ठीक, तो ऑर्थोप्लास्टी का काम यह है कि जोड़ का प्रतिस्थापन करना, जॉइंट रिप्लेसमेंट। अगर आप हमारे शरीर की कहीं से हड्डी टूट जाती है तो ऑर्थोप्लास्टी की जाती है जिसका कार्य क्या है? टूटे हुए भाग का प्रतिस्थापन करना। शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो किसकी होती है? वो कान की हड्डी होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है और सबसे बड़ी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी होती है जिसे फीमर कहा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। देखिए दिया है नीचे कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर। अगला प्रश्न है हमारा कि कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़ी। वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। स्पाइनल कोड जो होता है हमारे शरीर में उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो उसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है। दोस्तों अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में हम कवर करेंगे मानव रक्त और श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। अगले टॉपिक में हम लोग इसको कवर करेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो पसली होती हैं उसका टोटल 12 जोड़े पाए जाते हैं। देखिए नोट कि मानव शरीर के डिम्बवाहिनी नली में शुक्राणु जो होता है डिम्ब को निषेचित करता है। ठीक, डिम्बवाहिनी नली जो होती है जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और शुक्राणु जो स्पर्म होता है वो ओवम को निषेचित करता है। अगला प्रश्न हमारा कि वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है?
तो मानव शरीर में जल का प्रतिशत जो होता है 65% होता है। साथियों कहीं कहीं एग्जाम में क्वेश्चन का रेशियो बदलता रहता है, कहीं आपको मिलेगा 65%, कहीं मिलेगा 68%। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, या तो उत्तर हो जाएगा 65 या 68। अगला प्रश्न हमारा कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है। तो देखिए अस्थि एवं दांतों के निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस का होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है। सबसे मजबूत पेशी जो होती है जबड़ों की पेशी होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है। तो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से उल्व रक्षा करता है, उल्व जो ना कि एनिम बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है। मानव शरीर के जीवन काल में जो 20 दांत होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी गुहा है कोलम, या उसको स्प्लैक्लम गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लेनिक गुहा। अगला प्रश्न है हमारा कि त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है। तो घनाकार उपकला के द्वारा। किसके द्वारा? घनाकार उपकला के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि कांड्रा किसको जोड़ता है। तो कांड्रा जो है पेशी को अस्थि से जोड़ता है। वहीं अगर बात करें स्नायु किसको जोड़ता है, तो अस्थि को अस्थि से। ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो कांड्रा पेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है। तो पेशी को अस्थि से कांड्रा जोड़ेगा, और अस्थि को अस्थि को स्नायु, जिसे हम लोग लिगामेंट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि स्नायु एवं कंडराएं जो है कैसे ऊतक हैं। तो ये दोनों संयोजी ऊतक हैं। अगला प्रश्न है कि स्वनियों की अस्थि उपस्थिति से क्यों भिन्न होती हैं। तो हैवर्शियन नलिकाओं के कारण भिन्न होती है। किसके कारण? हैवर्शियन नलिकाओं के कारण। अगला प्रश्न है हमारा कि अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है। तो ओसिन। किसका बना होता है? ओसिन का बना होता है। जो अस्थि का जो हड्डी का मैट्रिक्स होता है वो ओसिन का बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं। जो हमारे हड्डियों को कठोर बनाते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं, जो हमारे हड्डियों को कठोर बनाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न हमारा साथियों कि कौन लसिका में किन उदाहरणों की अनुपस्थिति होती है। तो लाल रुधिराणु। देखिए लसिका में जो होता है जिसको लाइफ बोला जाता है उसमें RBC यानी लाल रक्तकण की उपस्थिति नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है। बहुत वीवीआई प्रश्न है ये। तो ये हो जाएगा क्रिएटिन। क्रिएटिन जो होता है त्वचा, बाल, नाखून और सींग एवं खुर जो जंतुओं में पाया जाता है उसके निर्माण में ये सहायक होता है। अगला प्रश्न हमारा कि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो ओसिन। हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि अस्थियों में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फास्फेट। ठीक, हड्डी में जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट जो होता है अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे कि मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है। तो जो मज्जा गुहा मैरो कैविटी होता है उसका निर्माण जो होता है ऑस्टियोक्लास्ट करता है। मज्जा गुहा साथियों जो हड्डियों का बीच वाला भाग होता है उसे मज्जा गुहा बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि अस्थियों का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। तो संयोजी ऊतक द्वारा। किसके द्वारा? संयोजी ऊतक के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कि शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो 300। बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। वही अगर वयस्क की बात करें तो वयस्क में 208 हड्डियां ही पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है। तो हाथ में। जी हाँ दोस्तों, हाथ में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न हमारा किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी रहती हैं। तो अचल संधि। किसके द्वारा? अचल संधि के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कि मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि जिसे क्या बुलाता है, हिंग ज्वाइंट, का उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है। तो उलना एवं ह्यूमरस। देखिए उलना एवं ह्यूमरस जो होते हैं इनमें कब्जा संधि यानी हिंज ज्वाइंट का उदाहरण देखने को मिलता है। साथियों तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इस वीडियो के PDF का पासवर्ड हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप लोग। दीपक DEEPAK दीपक
1 2 3 हज। ठीक, क्या हो जाएगा 1 2 दीपक @ 1 2 3 हज। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दीपक @ 1 2 3 और हज। साथियों, इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा। उसके अगले पार्ट में ब्लड, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र का पूरी डीपली डिस्कशन होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।